Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केस नंबर 2 जब हमारा ओवम जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। क्लियर है ना। देखो हम लोग फेट ऑफ ओवम देख रहे थे ना कि ओवम का क्या होने वाला है आगे जाके। वो ओवम जो रिलीज हुआ है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, उस ओवम का दो केस बनता है। पहला कि जब वो फर्टिलाइज ना हो, और वो वाला केस हमने कवर अप कर लिया है पिछले लेक्चर में कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वहां पे चलेगा तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन आज के केस में हम लोग देखेंगे केस नंबर 2, दैट इज इफ द ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड। तो यहाँ पे सीधा सा हेडिंग बनाओगे केस नंबर 2, है ना। केस 2 क्या हो जाएगा कि इफ the ovum gets fertilized। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो क्या होगा इस केस में, आगे के जो भी चेंजेस होंगे ना वो देखेंगे। तो देखो सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ही ओवम फर्टिलाइज होगा तो आगे का मेंस्ट्रुअल साइकिल अब नहीं चलने वाला। हाँ, टेम्परेरली ही सही, लेकिन कुछ समय के लिए ये रुक जाएगा। क्लियर है ना। इस पूरे गेस्टेशन पीरियड के लिए और इवन लैक्टेशन पीरियड के लिए भी क्या होता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है। क्लियर है ना। लैक्टेशन पीरियड मतलब वो पीरियड होता है ना बेसिकली जिस पीरियड में जो मदर होती है वो अपने बच्चों को फीड करती है बाई मिल्क। क्लियर है ना। सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेशनल एमनेरिया, वो मैं बताऊंगा फैमिली प्लानिंग में। क्लियर है ना। सो इन दोनों ही पीरियड में बेसिकली यानी कि समझ लो कि 1 साल या उससे ज्यादा ही मान के चलो, है ना, 1.5 साल के आसपास। तो इतने समय के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो स्टॉप हो जाता है। फिर बाद में दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा, दोबारा से फिर से नॉर्मल चलने लगेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर है ना। लेकिन यहाँ फिलहाल क्या हो गया है, टेम्परेरली स्टॉप हो गया। और एक चीज और ध्यान दोगे कि जो फर्टिलाइजेशन है स्पर्म ओवम का, वो कहाँ होता है, तो फीमेल बॉडी में होता है। फीमेल बॉडी में भी कहाँ, तो तुम्हारे ओविडक्ट में। तो लिखोगे इसमें पॉइंट बना के, फ्यूजन ऑफ मेल and female gamete takes place in the female body। कहाँ हो रहा है, तो फीमेल बॉडी में हो रहा है, इन द ओविडक्ट। ओविडक्ट दैट मीन्स फैलोपियन ट्यूब। चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो एट द जंक्शन ऑफ, मैंने बता रखा है ये वैसे, है ना, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। ये एम्पुला और इस्थमस क्या है, एम्पुला और इस्थमस तुम्हारे ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स हैं बेसिकली। याद करो, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, देन यूटेराइन पार्ट। चार चार भागों में उसे, 4 रीजन में मैंने डिवाइड किया था उसे। इसके बाद लिखोगे इट इंक्लूड्स रिलीज ऑफ वन मैच्योर ओवम from one of the ovary into the fallopian tube where it remains viable for 2 to 3 days। मैंने ये पहले ही बताया था कि चाहे वो स्पर्म हो चाहे वो ओवम हो, जब भी अपने पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलीज हो जाएगा तो अब उसका जो लाइफ साइकिल है वो 2 से 3 दिन का है। क्लियर है ना। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ओवम से रिलीज हुआ। क्लियर है ना। तो अपने ऑर्गन से देखो निकल चुका है। अब ये कहीं भी जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं है। ये फैलोपियन ट्यूब में चला गया तो फैलोपियन ट्यूब में ये 2 से 3 दिन तक ही वायबल रहेगा। वायबल का मतलब मैंने समझाया था। क्लियर है ना। क्लियर है ना। मैंने पिछले लेक्चर में वायबल का मतलब भी समझाया था कि उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है ना वो उसके पास प्रेजेंट होना।
ठीक है ना, अपने सारे प्रॉपर्टीज को अपने पास ही रखना, वो कहलाता है वायबल। या यहाँ पे सिंपल सा समझो कि कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो 2 से 3 दिन तक ही ये कैपेबल होगा, रिप्रोडक्शन के लायक होगा। क्लियर है ना? अगर स्पर्म मिलता है तो इन दैट केस, अदरवाइज फिर तो फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं वाला है। और वो केस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस केस में हम क्या करवाएंगे? फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। क्लियर है ना? ये हमें पहले ही ध्यान में रखना है। ओके, इतना समझे? इसके बाद लिखोगे ओनली वन sperm is required for fertilization to take place। यानी फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म ही काफी होता है या रिक्वायर्ड होता है। क्लियर है ना? अब ये भी समझो ये कैसे होता है। तो स्पर्म पेनिट्रेट करता है ओवम में, विच इज फैसिलिटेटेड बाय द एक्रोसोम। और एक्रोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हेड में। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना वो भी, द हेड ऑफ sperm penetrates into the ovum, which is facilitated by the acrosome। क्लियर है ना? एक्रोसोम इसमें हेल्प करता है। एक्रोसोम मैंने बताया था बेसिकली सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम समझ लो, जो क्या करेगा, ओवम के ऊपरी लेयर को, दैट इज जोना पेलुसिडा नाम के एक लेयर होता है। क्लियर है ना? उस लेयर को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके मतलब इन्वेड कर जाएगा उस पर्टिकुलर ओवम में। अब जैसे ही ओवम में इन्वेड करेगा, तो जो दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं, देखो ध्यान से, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस। क्लियर है ना? और हाँ, याद ये भी रखना है कि ये दोनों ही सेल हैप्लॉइड है। दोनों ही सेल कैसे हैं? तो हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड का मतलब तो समझते हो ना? अब इतने दिनों से पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो ये सब छोटी छोटी चीजें ना जरूर समझ में आ गई होगी। क्लियर है? हैप्लॉइड मीन्स जहाँ क्रोमोसोम का नंबर क्या हो? हाफ। क्लियर है ना? हमने मियोसिस डिवीजन करवाया था ना, मियोसिस डिवीजन बाद में वैसे पढ़ लेना, ठीक है ना? 11th में पढ़ने को मिलेगा। तो वहां मियोसिस डिवीजन का रिजल्ट हुआ था कि हमारे पास हैप्लॉइड सेल बन गए थे। क्लियर है? तो यहाँ स्पर्म और ओवम दोनों ही हैप्लॉइड सेल हैं। अब जब ये हैप्लॉइड सेल के दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, बेसिकली स्पर्म के ओवम के दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लेता है, और वो भी डिप्लॉइड बनाता है। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन तुमसे भी पूछा जा सकता है कभी। वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे देखो एक स्पर्म है, ओके, एक ओवम है, ओके, ये एक सिंगल सेल्ड है, ये भी एक सिंगल सेल्ड है। क्लियर है ना? स्पर्म क्या है? एक सिंगल सेल्ड है। और ये क्या है? ये भी एक सिंगल सेल्ड है। इतना समझ में आया? अब इन दोनों का फ्यूजन हो रहा है, तो ये बना मान लो जाइगोट तुम्हारा। क्लियर है ना? सो एक सेल ये था, एक सेल ये था। तो जब जाइगोट बनेंगे तो जाइगोट में पूछ दिया जाएगा कि कितने सेल का होता है, और तुम्हारा सबसे पहला ऑप्शन होगा 2 सेल का। क्लियर है ना? बिकॉज इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म सेल एंड ओवम सेल। आ रहा है समझ में? लेकिन ये आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 सेल का नहीं है जाइगोट, ये भी एक सिंगल सेल्ड ही है। कंफ्यूज नहीं होगे, ये भी क्या है? तो ये भी एक सिंगल सेल्ड है। ओनली द डिफरेंस इज, डिफरेंस क्या है कि स्पर्म हैप्लॉइड है, ओवम हैप्लॉइड है, और जाइगोट डिप्लॉइड है। ये क्या है? तो ये डिप्लॉइड है। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम वापस से मतलब पहले जैसा हो गया, दैट इज डिप्लॉइड हो गया है, जैसा कंडीशन नॉर्मल होता है। ठीक है ना? अब इसका माइटोसिस चलेगा, तो डिप्लॉइड के ढेर सारे सेल्स बनते चले जाएंगे। ठीक है? इतना समझ में आया? तो हमारी जो, देखो बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी की जो यूनिट होती है वो सेल होता है। इवन हमारा जो लाइफ शुरू हुआ है ना, वो भी एक सिंगल सेल से हुआ है। हमारा जो लाइफ शुरू हुआ है, चाहे मेरा हो, आपका हो, या किसी का भी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एक सिंगल सेल्ड से ही शुरू होता है।
मैं उस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो उनका भी लाइफ एक सिंगल सेल्ड से ही शुरू हुआ है एंड दैट इज कॉल्ड जाइगोट। आ रहा समझ में? तो हमारा लाइफ एक सिंगल सेल्ड से शुरू हुआ है एंड दैट सेल इज कॉल्ड जाइगोट। ये एक सिंगल सेल्ड है, इसे दिमाग में डाल लो अभी, ठीक है ना। ऐसा फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक सेल से मिला तो ये दो सेल का मतलब फॉर्मेशन, ये दो सेल का कॉम्बिनेशन है इस टाइप से, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखोगे। इसे मैं इरेज कर दूं तो इस पॉइंट को ना लिख ही लोगे, है ना। लिख लो इस पॉइंट को। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ fertilization, the nuclei of sperm and ovum containing 23 chromosome fuses to form a resultant nucleus containing, देखो 23 क्रोमोसोम स्पर्म के पास, 23 क्रोमोसोम ओवम के पास, तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली 46 बोलना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत भी है, ठीक है। वो गलत कैसे है वो तुम समझोगे जब तुम हेरिडिटी पढ़ोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा। वैसे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ इसे, ठीक है। कंटेनिंग 46 क्रोमोसोम दैट इज 23 पेयर्स, ठीक है ना। दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, और इसी को हम क्या बोलते हैं? तो जाइगोट बोलते हैं। तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हैं? तो 23 पेयर बोलोगे तुम लोग, ठीक है ना। क्या बोलोगे? तो 23 पेयर बोलोगे। वैसे 46 भी बोल सकते हो, ठीक है। 46 लगाओगे तो पेयर नहीं लगाओगे, वैसे भी 23 का पेयर का मतलब तो 46 ही होता है, ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, और वो डिफरेंस समझोगे आप बिल्कुल हेरिडिटी में समझोगे, ठीक है ना। अभी उसका चर्चा बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी बस इतना ही समझेंगे कि 23 पेयर का मतलब 46 ही होता है, और वो भी 23 पेयर का मतलब 46 होता ही है भाई, है ना। इसमें नया क्या बतला रहे हो सर आप? ये तो हम बचपन से ही जानते हैं, पेयर का मतलब 2 होता है, तो 23 मतलब 46, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो इतना समझ में आया ना आपको कि 23 पेयर कब हो जाएंगे? जब हमारा जाइगोट बन जाएगा, क्योंकि स्पर्म और ओवम क्या है? तो सिंगल सेल्ड है लेकिन हैप्लॉइड है। अभी मैंने डायग्राम ये फ्लो चार्ट से भी समझा दिया था आपको, क्लियर है? ये बातें आपको भूलनी नहीं है। इतना हो गया। अब देखो इसके बाद समझोगे, इसके बाद क्या होगा? जाइगोट डिवाइड करेगा, ठीक है ना। जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, ओके। और ये भी डिवीजन तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में ही होगा। लेकिन जब वहां से एम्ब्रियो बन जाएगा तो क्या फैलोपियन ट्यूब में एनफ स्पेस है बेबी के फॉर्मेशन के लिए? बिल्कुल नहीं है। आ रहा समझ में? तो इसीलिए अब वहां से एम्ब्रियो को पुश किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट। याद आ रहा है कुछ? इस तरीके से देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब है ना। अब यहाँ मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन हो गया तो यहाँ पे पहले तो जाइगोट बना, फिर एम्ब्रियो बन गया। अब ये एम्ब्रियो इधर मूव किया जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव किया जाएगा ताकि आके यूट्रस के वॉल से चिपक जाए, क्लियर है ना, ताकि उसे न्यूट्रिशन मिले। क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ बेबी का फॉर्मेशन होता तो दो प्रॉब्लम। सबसे पहला प्रॉब्लम कि यहाँ पे स्पेस नहीं है, और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। दूसरे प्रॉब्लम की तो बात ही मत करो। दूसरा प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि इसे न्यूट्रिएंट कौन देगा? आ रहा है समझ में? इसे न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी तो अराइज होता है ना कि सर ठीक है यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लेकिन तब जब तक ये इम्प्लांटेशन नहीं हो जाता है, मतलब जब तक ये एम्ब्रियो यूट्रस के बॉल से अटैच नहीं हो जाता, तब तक इसे कौन न्यूट्रिशन दे रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। तो थोड़ा बहुत अगर आप समझते होगे कि एग में योल्क होता है, क्लियर है ना। तो दैट योल्क
इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन। और एग का देखो साइज जो होता है ना डिफरेंट मैमल्स में वो वेरी करता है, एंड दैट ओनली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ योल्क प्रेजेंट। क्लियर है ना, जितना योल्क प्रेजेंट है उसी के अमाउंट के बेसिस पे ही बेसिकली तुम्हारे एग का साइज बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, जैसे एक हेन का एग या एक ऑस्ट्रिच का एग देख लो, वो भी एक सिंगल सेल्ड ही है। क्लियर है ना, लेकिन उसमें योल्क का अमाउंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसमें समझ रहे हो पूरा डेवलपमेंट ही होना है बाहर में। एग में समझते हो ना, उसी में सारा चीज होना है, तो उसमें न्यूट्रिशन चाहिए ना भाई, क्योंकि वो अब मदर के बॉडी से अटैच होके तो न्यूट्रिशन लेने वाला है नहीं ह्यूमन की तरह। तो ह्यूमन में तो चलो एक अलग मैकेनिज्म है, इसीलिए यहाँ पे योल्क का अमाउंट बहुत ही कम है, लेकिन उतना एनफ है कि कुछ समय के लिए सरवाइव कर सके इस फैलोपियन ट्यूब में और डिवीजन हो सके। क्योंकि देखो सेल डिवीजन रिक्वायर्स एनर्जी, और एनर्जी कहाँ से आएगा बिना न्यूट्रिएंट के आएगा क्या, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि तब तक तो न्यूट्रिशन लेगा यहाँ से उस योल्क से बेसिकली, ठीक है ना, और फिर धीरे धीरे ये इधर मूव करना शुरू करेगा। कैसे करना शुरू करेगा वो भी समझो। तो इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना, क्लियर है ना, दोनों ही साइड नहीं चारों ही साइड, तुम 3D इमेजिन करो। जब सीलिया एक डायरेक्शन में मूव करता है तो अंदर उसके जो भी है उसे भी तो मूव करवाएगा ना, और जब वो मूव करवाएगा तो उस सीलियरी मूवमेंट की वजह से ये ओवम धीरे धीरे यूट्रस की तरफ आएगा और यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेना, इस तरीके से लिख लो, नीचे स्पेस तो है ना, चलो लिख दूंगा इतने में। द जाइगोट नाउ डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। कहाँ, तो इन द ओविडक्ट फ्रॉम वेयर it passes to the यूट्रस, जहां से फिर ये कहाँ पास किया जाएगा, तो यूट्रस तक पास किया जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा नीचे हो गया, चलो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। क्लियर है ना, तो ये यूट्रस को पास कर दिया जाएगा। इतना जल्दी से नोट करो, फिर आगे का भी और भी प्रोसेस बचा हुआ है उसे देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक देखो यूट्रस तक तो चला गया। अब होगा इम्प्लांटेशन, नहीं फिर उसका डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, फिर फीटस से बनेगा बेबी, फिर होगा पार्चुरेशन। तो अभी प्रोसेस बचे हुए हैं, इसे जल्दी से एक बार नोट कर लो। ओके, तो इतना हो गया होगा, इसे इरेज करते हैं। हम लोग देख रहे हैं केस 2, दैट इज जब फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या हो, है ना। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि जाइगोट हमने बना लिया है, और जाइगोट कैसा है, तो एक सिंगल सेल्ड और डिप्लॉइड। क्लियर है ना, डिप्लॉइड कंडीशन में सिंगल सेल्ड है, और ये जाइगोट डिवाइड किया तो एम्ब्रियो बना, और इस एम्ब्रियो को फर्दर मूव कर दिया गया किधर, तुम्हारे यूट्रस की तरफ। नाउ दिस एम्ब्रियो गेट्स अटैच्ड टू द यूट्राइन वॉल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखेंगे, the embryo now gets attached to the wall of uterus. Clear है ना, and this process is known as implantation। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इम्प्लांटेशन बोलते हैं। दैट इज अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द वॉल ऑफ यूटरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब देखो इम्प्लांटेशन हो गया, तो इम्प्लांटेशन देखो बेसिकली हुआ कहाँ पे, यूट्राइन वॉल में, जो कि हाईली वैस्कुलर एंड ग्लैंडुलर होता है, एंडोमेट्रियम। क्लियर है ना, क्योंकि उसी का तो प्रिपरेशन हुआ था ना मेंस्ट्रुअल साइकिल में, याद करो, बाय द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। क्लियर है,
और जब ये मतलब फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, क्लियर है, तो अब उस लाइनिंग को और भी मेंटेन किया जाएगा, आ रहा समझ में, और भी वैस्कुलर बनाया जाएगा, ओके। और ये पूरे गेस्टेशन पीरियड, दैट इज पूरे 9 मंथ तक ये कंटिन्यू किया जाएगा बाय द एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और इसीलिए तो प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। बिल्कुल, इतना समझ में आया ना। इसके बाद देखो क्या होगा, इसके बाद तुम्हारा प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे आफ्टर दिस, या आफ्टर द इम्प्लांटेशन, क्लियर है ना, फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा एंड umbilical cord takes place। अब देखो पहले तो ये दो चीज समझ लो कि प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड है क्या। अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली एक समझ लो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक रास्ता होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बेसिकली मदर के बॉडी में अटैच्ड है। प्लेसेंटा ऐसे समझो, चलो मैं और भी सिंपल तरीके से समझाता हूँ। देखो ये इंडोमेट्रियम हुआ ना, क्लियर है, ये इंडोमेट्रियम हुआ ना, इस इंडोमेट्रियम में एक मास ऑफ सेल बन जाता है, आ रहा है समझ में, एक मास ऑफ सेल बन जाता है। नाउ दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। अब इस प्लेसेंटा से, इस प्लेसेंटा से एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब निकलता है, दिस इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से तुम्हारे बेबी का अटैचमेंट होता है, इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी, एम्ब्रियो, फीटस, जो भी तुम बोल लो, ठीक है ना, इसका अटैचमेंट होता है। अब तो क्लियर है ना। सो ये तुम्हारा अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया और ये तुम्हारा प्लेसेंटा हो गया, ओके। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन पूछा जाएगा। बेसिकली अम्बिलिकल कॉर्ड तो बस एक रास्ता है, ठीक है। अब देखो प्लेसेंटा का मेन फंक्शन क्या है, दो फंक्शन है। सबसे पहला तो समझो कि जो कुछ भी बेबी को चाहिए वो यहीं से मिलने वाला है, क्योंकि दिस इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी, आ रहा है समझ में, दिस इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी, ओके। सो मदर से क्या चाहिए बच्चे को, अब तुम ही सोचो, जब वो बच्चा पेट में है तो उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, क्लियर है ना, खाना पीना ही तो चाहिए, साथ ही साथ ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना, क्योंकि रेस्पिरेशन भी तो करना है, ओके। जैसे मान लो कि न्यूट्रिएंट ले लिया, यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में भी घूमते हैं बच्चों के, मैं सारे ही क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, बस सुनो आगे का 2-3 मिनट, क्लियर है ना। सो देखो ध्यान से समझो कि न्यूट्रिएंट में मान लो क्या लिया, तो जैसे इधर मदर है, ऐसे समझो, मदर, इधर क्या है, बेबी, ओके। बेबी मीन्स बेसिकली, चलो मैं एम्ब्रियो या फीटस लिख देता हूँ, ठीक है ना, अभी बेबी रहने दो, ओके। ये अंदर की बात चल रही है, मतलब कि वॉर्म के अंदर, यूट्रस के अंदर, अभी बॉडी के बाहर ये बच्चा आया नहीं है। सो मदर से क्या क्या मिला इसे, तो न्यूट्रिएंट मिला, न्यूट्रिएंट पास कर गया ना फीटस के पास, ये देखो यही तुम समझ लो प्लेसेंटा है, क्लियर है, ये प्लेसेंटा है, ऐसे समझ लो, आगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो न्यूट्रिएंट गया, अब न्यूट्रिएंट के फॉर्म में क्या गया होगा, सोचो जरा, क्या कार्बोहाइड्रेट गया होगा, क्या प्रोटीन गया होगा, क्या फैट गया होगा, तो नहीं, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म गया होगा, क्योंकि ब्लड के साथ कनेक्शन है ना। और तुम ही सोचो ब्लड में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है क्या, नहीं, ब्लड में उसका सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, क्योंकि तुमने लाइफ प्रोसेस पढ़ रखा है और लाइफ प्रोसेस में तुमने डाइजेशन पढ़ा होगा, क्लियर है ना। और डाइजेशन में याद करो सारे न्यूट्रिएंट का सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया था कन्वर्जन, और वही सिंपलेस्ट फॉर्म एब्जॉर्ब करके चला गया था ब्लड में, याद आया। और अब ब्लड में क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म के फॉर्म में मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में तुम्हारा ग्लूकोज आया होगा नहीं, अमीनो एसिड आया होगा नहीं, और फैटी एसिड आया होगा, आ रहा है समझ में, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट आया होगा। मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पता है बहुत सारे बच्चे ना आगे जाके क्वेश्चन पूछ देते हैं कि सर ठीक है, मदर और बेबी के बीच में, या चलो आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश कर दिया, तो बच्चे का जो पॉटी होता होगा वो कहाँ जाता होगा, वो भी मदर में जाता होगा वापस क्या। तो भाई पॉटी का सवाल ही नहीं है ना इधर, क्योंकि देखो हो क्या रहा है, समझो यहाँ पे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है, ओके। अब इसका डाइजेशन क्या करना है मेरे भाई, तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से बचेंगे, फिर पॉटी का कहाँ से सवाल आ गया, है ना। आपके भी जरूर दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कभी ना कभी।
तो चलो वो चीज मैंने क्लियर कर दिया, ओके, कि देयर इज नो कंडीशन ऑफ 40-40, है ना। चलो तो इतना समझे। इसके साथ साथ देखो, ऑक्सीजन भी तो जा रहा है ना, आ रहा है समझ में, मदर से बेबी में, ताकि क्या हो, अब देखो ग्लूकोज ही आया तो ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन करवाना है ना बेबी में, ताकि क्या हो सके, एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके, ताकि उस बच्चे में सेल डिवीजन हो सके, क्योंकि सेल डिवीजन रिक्वायर्स एनर्जी। क्लियर है, सिंपल सी बात है। या फिर और भी दूसरे मैकेनिज्म के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। और साथ ही साथ कुछ जो ड्रग्स वगैरह होते हैं ना, कुछ ड्रग्स भी पास ऑन करते हैं। ड्रग्स मीन्स बेसिकली मेडिसिन। इसीलिए तो प्रेगनेंसी में ना बहुत ही ख्याल रखा जाता है मदर का, खास करके, क्योंकि इवन अगर मान लो, जैसे देखो आजकल क्या होता है, घर घर में ही डॉक्टर होते हैं। बुखार लग गया, पैरासीटामोल मारो, है ना। पेट खराब हो गया तो पुदीना का खा लो। और भी होते हैं बहुत सारे, नॉरफ्लॉक्सटिजेड खा लो। तो होते हैं ना बहुत सारे, मतलब ऐसे ही बस बोल दो हो गया, घर पे ही डॉक्टर बैठा है, ठीक है, बिना डिग्री होल्डर, विदाउट डिग्री होल्डर डॉक्टर। तो उससे ना प्रॉब्लम हो सकता है इस मदर में, मतलब इस बच्चे में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर मदर को छोटा मोटा भी प्रॉब्लम हुआ है, बुखार खांसी सर्दी कुछ भी, और उस कंडीशन में मतलब वही घरेलू वाले डॉक्टर अगर काम कर रहे हैं, ये खा लो वो खा लो वाले, तो वो तो बस मदर के लिए चलो सही है, हाँ ठीक हो जाएगी वो, लेकिन क्या वो ड्रग्स पास कर सकता है इस प्लेसेंटा को कि नहीं, वो तो उस डॉक्टर को नहीं पता है ना, उस बिना डिग्री होल्डर वाले डॉक्टर को। वो तो पता होगा ओरिजिनल वाले डॉक्टर को, नहीं। तो इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि अगर एक छोटा से छोटा भी दवाई खाना है ना, तो वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही खाना चाहिए। क्लियर है ना। इवन पूरा गैस्ट्रेशन पीरियड में ना, कोई भी फीमेल अंडर ऑब्जर्वेशन होती है एक डॉक्टर के, एक पर्सनल डॉक्टर या जो भी बोल लो, ठीक है ना, जिनसे भी वो रेगुलर चेकअप वगैरह करवा रहे हो, तो उनके पर्सनल असिस्टेंट में होती है वो, और हमेशा मतलब हर वीक या हर मंथ वो बार बार उसे जाना पड़ता है चेकिंग के लिए। तो मे बी वहाँ हार्मोनल चेंजेस क्या हो रहे हैं, अमाउंट क्या चल रहा है बॉडी में, कैसा उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज हो गई, ये भी पास करता है। अब देखो बेबी से क्या पास करेगा, तो बेबी ने जब रेस्पिरेशन किया तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बना, दैट इज CO2, आ रहा है समझ में। तो CO2 चला जाएगा मदर बॉडी में, बेसिकली ब्लड में, और फिर वो एक तरह से मदर का हिस्सा बन जाएगा, और फिर मदर में जैसे नॉर्मल रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ऐसे ही नॉर्मल रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। तो ये सब चीजें हो गई तुम्हारे फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा में, इसे मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, बस ये बतलाना लेकिन जरूरी था। तो लिख लोगे इसे पॉइंट बना के, क्या लिख लोगे, फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर है ना। सो जल्दी से लिख लोगे इसे। पहला पॉइंट लिख लोगे, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द फीटस। क्लियर है ना। और साथ ही साथ लिख लोगे, इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वेस्टेज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ फीटस। क्लियर है ना, बेसिकली CO2, ठीक है। तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड मतलब प्रोवाइड करेगा, यानी वही न्यूट्रिएंट। समझ तो गए होगे ना, इतना तो डिटेल में मैं समझा देता हूँ, अगर इसके बाद भी नहीं समझते हो तो कैसे समझोगे फिर बताओ, है ना, समझ जाते होगे मुझे पता है, ठीक है ना। चलो तो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद देखना, तो अब आता है हमारा लास्ट प्रोसेस, दैट इज फीटस जब फुल्ली डेवलप हो गया। क्लियर है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, when the fetus is fully developed, it is given birth in the form of बेबी। ठीक है ना, फीटस से क्या बन जाएगा, बेबी बन जाएगा। क्लियर है। और इसी का एक तरह से जन्म हो गया इस दुनिया में। अब वो आ गया इस पापी दुनिया में, नहीं अब आ गया वो। अब क्या होगा, अब इस दुनिया में उसे भी जीना होगा,
है ना, गाना सुने हो ना एक, दुनिया में आए हो तो जीना पड़ेगा, जिंदगी अगर जहर तो पीना पड़ेगा, है ना। तो अब इसे भी पीना पड़ेगा जहर। चलो तो ये समझ गया। अब ये क्या हो गया कि इसका बर्थ हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द यंग वंस इन द फॉर्म ऑफ बेबी, दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, तो इसे भी लिख लोगे, इसे लिख लोगे यहाँ पे, दिस प्रोसेस of giving birth is called parturition। इसे याद रखोगे। पार्चुरेशन या डिलीवरी बोलते हैं। पीछे देखो, पिछले लेक्चर में मैंने पार्चुरेशन हटा के डिलीवरी लिख दिया था, लेकिन अब नहीं हटाऊंगा क्योंकि अब तुम्हें पता है सब कुछ। ठीक है ना। सो नाउ दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। अब देखो इसके बाद समझो, पार्चुरेशन समझ गए। यहाँ पे एक पॉइंट और समझना है हमें, दैट इज पार्चुरेशन, ये गैस्टेशन पीरियड। क्लियर है ना। पार्चुरेशन पीरियड नहीं, मैं पार्चुरेशन पीरियड बोल रहा था। गैस्टेशन पीरियड क्या होता है भाई? तो सुनो, फर्टिलाइजेशन हुआ ना, फर्टिलाइजेशन से होकर पार्चुरेशन हुआ ना, इनके बीच का जो गैप है ना, जो टाइम पीरियड है ना, दिस इज कॉल्ड गैस्टेशन पीरियड। और ये पीरियड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में वेरी करता है। ये पीरियड अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है। फॉर इन द केस ऑफ ह्यूमन इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 280 डेज, 280 दिन का होता है। लगभग कितने दिन, कितने महीने हो गए? 9 मंथ हो गया ना, 9 मंथ समथिंग। क्लियर है। सो बेसिकली उसे 9 मंथ ही ट्रीट करते हैं हम। तो ये तो जानते होगे ना कि ह्यूमन में क्या होता है, जो गर्भ काल होता है, शुद्ध हिंदी नहीं, गर्भ काल, दैट इज गैस्टेशन पीरियड। तो गैस्टेशन पीरियड कितने दिनों का होता है? तो 9 मंथ का होता है। यानी 9 मंथ में बेबी फुल्ली डेवलप होके और उसे बर्थ दिया जाता है। क्लियर है ना। सो उसे भी लिख लोगे, तो पॉइंट बना के लिख लो उसे। पॉइंट बना के क्या लिख लोगे? गैस्टेशन पीरियड। तो सिंपल से क्या लिखोगे इसमें? द पीरियड बिटवीन fertilization and parturition। क्लियर है ना। दिस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। ह्यूमन के केस में ये कितना है? फॉर ह्यूमन, है ना, इट इज ऑफ 280 डेज और 9 मंथ्स। तो ह्यूमन के केस में ये कितना है? तो 9 मंथ। तो अब जाके हमारा ये फाइनल फर्टिलाइजेशन का भी खत्म हो गया, यानी केस नंबर 2 भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखो, मैंने पिछले क्लास में बोला था कि इसके बाद मैं ट्विंस बताऊंगा, तो ट्विंस आज के ही लेक्चर में बताऊंगा। और इसके बाद एक और लेक्चर बनेगा हमारा, दैट इज पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल। क्लियर है कि ये जो पॉपुलेशन जो इतने स्पीड से बढ़ रहा है ना, धड़ल्ले से, है ना, फिर लोग मतलब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुने होगे ना, कि मतलब भगवान का देन है, अल्लाह का देन है ना। अरे भाई, भगवान अल्लाह कुछ नहीं करता है, करते तो सब इंसान है ना। तो मतलब करो खुद, और मतलब ब्लेम कर दो फिर गॉड को, कि मतलब गॉड के कारण इतने हो रखे 10 12 15, है ना, हम दो हमारे गिन लो। ठीक है ना। तो बहुत सारे फैमिली प्लानिंग भी चल रहे हैं इंडिया में, जिससे कि क्या हो रहा है कि उस पे हम कंट्रोल कर सके। क्योंकि अब मतलब ऐसा केस आ गया ना कि हमें इसे एक्सप्लोजन का नाम देना पड़ गया है। पढ़े भी हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब ये देखो, पॉपुलेशन में भी एक्सप्लोजन हो रहा है। एक्सप्लोजन तो समझते हो ना, विस्फोट। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? जनसंख्या विस्फोट। तो हम इस क्लास में मतलब कंट्रोल तो नहीं करेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, लेकिन मतलब उसके तरीके सीखेंगे, है ना, कि कैसे करके हम इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मे भी आगे फिर फर्दर इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जिन्हें जरूरत हो उन्हें। ठीक है ना। तो उसे पढ़ेंगे, लेकिन उसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वो थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन एक ही लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पूरा ही खत्म कर दूं। उसके जितने भी मेथड्स है ना, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, फिजिकल मेथड, सारे मेथड एक बार में ही खत्म कर दूं, क्योंकि उसके फिर 2 लेक्चर बनाना फिर थोड़ा दिक्कत होगा।
तो वो तो बाद में देखेंगे। अभी क्या देखेंगे हम, अभी देखेंगे ट्विन्स का फॉर्मेशन, क्योंकि देखो वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, ना ही ट्विन्स पढ़ना है, ना ही हमें मतलब जो बीच वाला होता है ना ट्विन्स, मतलब ट्विन्स तो ऐसे हो गया ना, एक मेल फीमेल के बीच वाला भी होता है, वो भी नहीं पढ़ना है हमें, ठीक है। तो फिर भी ट्विन्स में बतला रहा हूँ यहाँ पे, तो उसे देखेंगे। पहले जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं ट्विन्स बताता हूँ। तो हो गया है ना इतना, इसे इरेज कर देता हूँ। अच्छा एक चीज और देखो, आप लोग से क्या बताना था, हाँ मैं भूल गया, नहीं नहीं याद आ गया। एक्चुअली मैंने एक टेलीग्राम का, देखो टेलीग्राम का हमारा एक चैनल तो था ही, जिसपे मैं सारे अपडेट्स वगैरह पोस्ट कर देता हूँ, मैं कब लाइव आ रहा हूँ, कब क्या होने वाला है, ठीक है ना, रिगार्डिंग द चैनल। लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक और, एक्चुअली चैनल नहीं, एक ग्रुप बनाया है, वो बेसिकली आपके डिस्कशन के लिए है, ठीक है ना। तो उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर ज्वाइन कर लोगे आप। और उस ग्रुप में करना क्या है आपको, तो फालतू मैसेजेस ही करने हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, है ना, तो बिल्कुल नहीं करोगे, अदरवाइज उस ग्रुप से हटा दिए जाओगे। फाइनल वार्निंग है ये, पहला और आखिरी। तो जो भी हो उसे ज्वाइन कर लोगे। अगर कोई क्वेश्चंस हो, जैसे कि आपके बुक के या फिर कहीं के भी, तो उसे आप स्क्रीनशॉट लेके या पिक्चर क्लिक करके वहां सेंड कर सकते हो, क्लियर है ना। अगर कोई बच्चा उसका आंसर जानता है सही तरीके से, तो वो वहां एक्सप्लेन भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं होता है तो फिर मैं हूँ, वो क्वेश्चन सारे एक साथ मैं कभी लाइव आके क्लियर कर दूंगा, क्लियर है ना। तो उसे जरूर ज्वाइन कर लोगे आप, बस इतना सही बताना था। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या देखने वाले थे, हाँ ट्विन्स देखने वाले थे, है ना। तो ट्विन्स देखो, बस सिंपल सा समझेंगे हम, समझो ट्विन्स क्या होता है। ट्विन्स मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, जुड़वा, क्लियर है ना। अब यहाँ ये सब मत समझना है ना, कि मतलब एक को दर्द होता है ना तो दूसरे को भी होता है, मतलब वो मूवी वाला जुड़वा है ना, किसका था, सलमान खान का, है ना। तो वो वाला नहीं जुड़वा पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, नॉर्मल वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो समझोगे यहाँ पे, और इसे देखेंगे सही तरीके से, समझना यहाँ पे। ट्विन्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। ट्विन्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है आइडेंटिकल ट्विन्स, दूसरा होता है नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स। कैसे कैसे क्या क्या बनते हैं ना, एक एक चीज पे फोकस्ड रहना, नहीं तो बीच में जरा सा भी ध्यान हटा ना, फिर तुम समझ नहीं पाओगे, आगे जब मैं क्वेश्चन करूंगा तुम बता ही नहीं पाओगे। तो सिंपल सा समझो कि ट्विन्स कितने तरह के हो गए, तो दो तरह के हो गए। द फर्स्ट वन इज आइडेंटिकल ट्विन्स and the second one is non-identical। क्लियर हुआ इतना। अब देखो बनेगा कैसे, जरा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसा ना, ठीक है ना। तो आइडेंटिकल में देखो क्या होता है, केस, केस समझोगे, केस क्या होता है ना, चलो देखना ध्यान से। एक स्पर्म है, एक ओवम है, क्लियर है। अभी भी बस आइडेंटिकल वाला कंडीशन देख रहा है, ये स्पर्म का कंडीशन बताओगे तुम क्या होगा। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा और समझो, कितने क्रोमोसोम्स हैं किसी भी सेल में, 23 पेयर, लेकिन अगर स्पर्म ओवम की बात करें तो सिर्फ 23। तो 23 जो क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर ही मान लो, ठीक है ना। इसमें क्या होते हैं, 22 क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो होते हैं कैरेक्टर डिसाइडिंग क्रोमोसोम, 22 पेयर बेसिकली, ठीक है। और एक पेयर जो होता है ना, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। ये क्या होता है, तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, जिसे हम नाम देते हैं ना एक्स वाई के नाम से, है ना। एक्स वाई बेसिकली कहाँ, मेल में, और एक्स एक्स कहाँ, फीमेल में, ये तो समझते हो ना। तो ये भी तो एक पेयर ही है ना। तो देखो हम जहां भी लिखेंगे ना, वहां लिखेंगे बेसिकली 22+1, ताकि 23 हो जाए। तो स्पर्म का क्या है, स्पर्म में बताओ एक्स होता है कि वाई होता है, तो सर एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, क्योंकि स्पर्म देखो मेल का होता है ना, और मेल के क्रोमोसोम जो होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो एक्स और वाई दोनों होते हैं। तो स्पर्म में एक्स भी हो सकता है वाई भी हो सकता है, तो तुम कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलो एक्स या वाई, चलो कोई भी एक लेके चलता हूँ, 22 हो गए प्लस एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। तुम वाई लेके कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
मैं ही कर दूंगा, तुम क्यों करोगे। तो ये हो गया। ओवम का क्या कंडीशन है, ओवम का तो सिर्फ एक ही कंडीशन है सर कि 22 प्लस एक्स होगा, यहाँ पे तो बाई का कंडीशन बनता ही नहीं है। समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ 22 और 1 23 क्रोमोसोम हो गए ना, पेयर नहीं है, पेयर नहीं है, मैंने पेयर नहीं लिखा है, देख लो 22 और प्लस एक्स मतलब 1 है ना, 1 क्रोमोसोम। इसका नाम मुझे पता था तो मैंने नाम चिपका दिया यहाँ पे एक्स, ठीक है। इन सभी का नाम नहीं पता है, अगर तुम्हें पता हो तो ए से लेकर 22 तक लिख दो, तो समझ रहे हो ना, बेकार सा हो जाएगा, उससे हमें मतलब भी नहीं है। लेकिन हाँ समझना है यहाँ पे, यही इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं समझोगे ना तो ट्विंस समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तो 22 प्लस एक्स या 23 क्रोमोसोम हो गए, 22 प्लस एक्स यहाँ भी 23 क्रोमोसोम हो गए। अब करवाते हैं क्या, दोनों का फ्यूजन। तो फ्यूजन जब हुआ तो क्या बना बताओगे, जब फ्यूजन हुआ तो बना 22 पेयर, क्योंकि देखो इधर भी 22 इधर भी 22, तो 22 पेयर बन गया, प्लस एक्स एक्स मतलब 1 पेयर, ये भी तो 1 पेयर बना ना, तो टोटल 23 पेयर तो हो ही गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो हमारा जितना रहना चाहिए उतना है ना। अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को तो यहीं पे बताओगे, मतलब बताओगे कैसे भाई, किसी को प्रॉब्लम होगा भी नहीं, अगर है तो दिमाग में ही रखोगे, मैं आगे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये 23 पेयर हो गए। नाउ दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड जाइगोट, इतना तो पता है ना सबको। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है जाइगोट। और कितने सेल का है, एक सेल का, डिप्लॉइड है ना, देख लो 2n है, देख लो ना 2n मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर में है। अब सुनो क्या होगा, यहाँ पे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे ऑलरेडी सेक्स डिसाइड हो चुका है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। और तुम बताओ तो क्या बनेगा, तो सर ये फीमेल बनेगा, मतलब बनेगी, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम देख लीजिए, सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है, और एक्स एक्स कॉम्बिनेशन हम जानते हैं किसका होता है, तो फीमेल का होता है, क्लियर है ना। सो इसीलिए इसका तो डिसीजन हो गया है, ये आगे जाके फीमेल बनने वाली है, क्लियर है। देखो अभी सिर्फ एक सेल बना है जाइगोट, ठीक है ना, उसमें भी सेक्स वगैरह प्रेजेंट है नहीं, लेकिन ना उसका सेक्स डिसाइड जरूर हो गया है कि ये फीमेल बनेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डिसीजन हो चुका है। प्लस अगर तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो इसके कैरेक्टर्स भी डिसाइड हो चुके हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो, जैसे मानो कि 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो कि कैरेक्टर डिसाइड करने वाले हैं। बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं बॉडी के, जैसे ईयर लोब का फ्री अटैच होना, है ना, और जैसे हाथ पैर, जो भी मतलब कैरेक्टर्स होते हैं ना, आंखों का कलर होना, स्किन का कलर होना, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सारे कैरेक्टर्स भी डिसाइड हो चुके हैं। मतलब कैरेक्टर भी डिसाइड हो चुका है, सेक्स भी डिसाइड हो चुका है, क्लियर है ना, इतना समझ में आया। अब देखो ड्यू टू सम अननोन रीजंस, अब ये क्या बोल के निकल रहे हो सर आप, अननोन रीजंस, तो बिल्कुल अननोन रीजंस ही होते हैं ये ट्विंस के फॉर्मेशन के, कोई रीजन नोन नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू सम अननोन रीजन क्या हुआ कि देखो नॉर्मल वे में क्या होता है ना कि ये जो जैसे जाइगोट हुआ ये, तो इसका ना होता है तुम्हारा क्लीवेज डिवीजन। क्लीवेज डिवीजन मीन्स ऐसे 1 से 2 हो गया, ऐसे, क्लियर है ना, फिर 2 से ऐसे 4 हो गए, फिर 8 हो गए, 16 हो गए, 32 हो गए, ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक जाइगोट डिवाइड करके 2 जाइगोट बन गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर समझ रहे हो हजार लाख करोड़ जाइगोट बन जाते और उससे मतलब करोड़ बच्चा पैदा हो जाता, सोच रहे हो। मतलब एक तो ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ रखा है, मतलब अब क्या एक्सप्लोजन तो हो चुका है, अब क्या करोगे, मतलब बिग बैंग एक्सप्लोजन करवाओगे क्या, नहीं ना। तो नॉर्मल में क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन चलता है, लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीजंस क्या होते हैं कि ये डिवाइड कर जाते हैं नॉर्मल वाला डिवीजन, और यहाँ पे बन जाता है 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, और एक और बन जाता है 22 पेयर प्लस एक्स एक्स। क्योंकि देखो इसका हो गया है माइटोटिक डिवीजन, आ रहा है समझ में आपको। नॉर्मल में क्लीवेज होना था, लेकिन हो गया क्या, माइटोटिक हो गया। अब तुम समझो यहाँ पे कि अगर इसका सेक्स डिसाइड हो चुका था कि ये फीमेल होगी, तो जब ये डिवाइड करेंगे ना तो ये दोनों भी फीमेल ही होगी। मतलब कि अब अच्छा यहाँ पे अगर मैंने यहाँ बाई लिया होता, अगर मैंने यहाँ बाई लिया होता तो यहाँ भी बाई और यहाँ भी बाई और यहाँ भी बाई आता, आ रहा है समझ में। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों मेल होते हैं,
इस केस में मैंने एक्स लिया, देखो इधर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इधर तो सिर्फ और सिर्फ एक्स ही होते हैं, समझ रहे हो, मैं सिर्फ इधर की बात कर रहा हूँ। ओके, तो इधर मैंने अगर एक्स लिया तो दोनों के दोनों गर्ल चाइल्ड बने, अगर मैं इधर बाई लेता तो दोनों के दोनों बॉय चाइल्ड बनते, मतलब कि मेल चाइल्ड। ओके, इतना समझ में आया? मतलब कि मैं बस ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आइडेंटिकल ट्विंस में या तो दोनों भाई भाई होंगे या तो दोनों बहन बहन होगी, मतलब भाई बहन का कॉम्बिनेशन नहीं होता है आइडेंटिकल ट्विंस में। क्लियर हुआ इतना? और ये पता है इतने आइडेंटिकल होते हैं ना कि मतलब क्या बोले, मतलब एक ही जैसे दिखते हैं। एक तुमने देखा होगा कपिल शर्मा में एक आई थी, पता नहीं क्या नाम था उसका, मुझे याद नहीं है ना, दोनों एक साथ बोलती थी कुछ कुछ, है ना। तो दिस इज द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विंस, तुम भी देखे होगे अपने आसपास में, है ना, कि मतलब दोनों इतने सिमिलर हैं कि कौन राधा है कौन सीता है समझ में ही नहीं आ रहा है। वो नाम आप कुछ भी सोच सकते हो, है ना, बस निकल गया फ्लो में। तो मेन मुद्दा क्या है, समझ में आया आपको कि आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों भाई हो सकते हैं या फिर दोनों बहन हो सकती है, और ये बिल्कुल सेम होंगे क्योंकि देखो ना, कैरेक्टर भी तो वही वाले पास हुए हैं ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिवीजन हुआ है ना इसका, आ रहा है समझ में। तो सेल डिवीजन में लगभग तो सेम ही होता है ना, कुछ कुछ बस डिफरेंसेस होते हैं। क्लियर है? तो इतना समझ में आया? ओके, हाँ, लेकिन फिंगरप्रिंट जरूर अलग होगा। चलो अब देखते हैं हम नॉन आइडेंटिकल का केस क्या है। क्लियर है ना? तो यहाँ पे इतना तो समझ गया ना कि यहाँ पे बेसिकली देखो मैंने जो बनाया ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिनोट कर देता हूँ, ये एक फीमेल चाइल्ड है और ये भी क्या है, तो ये भी एक फीमेल चाइल्ड है। क्लियर है ना? और ये भी क्या है, तो एक फीमेल चाइल्ड है। तो मतलब ये सारे के सारे फीमेल हुए, और अगर मैंने यहाँ बाई लिया होता तो फिर सारे के सारे मेल वाले कंडीशन हो जाते हैं। क्लियर है ना? तो इतना समझ में आ गया आपको कि ये आइडेंटिकल ट्विंस हो गए। नॉन आइडेंटिकल ट्विन का केस देखते हैं। क्लियर है ना? सो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में समझोगे, फिर से हम वहीं से शुरुआत करते हैं, स्पर्म और ओवम से। स्पर्म ओवम, स्पर्म का फिर से जेनेटिक कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 22 प्लस क्या ले लूं इस बार, एक्स या बाई, तो कुछ भी ले लो सर, है ना। एक मिनट, यहाँ स्पर्म पहले नहीं, ठीक है ना। नॉन आइडेंटिकल में शुरू करते हैं हम ओवम से। ओवम का कॉम्पोजिशन बताओगे, ये होता है 22 प्लस एक्स। इतना समझ में आया? दिस इज द कंपोजिशन ऑफ ओवम। अब देखो यहाँ अभी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है इसलिए मैंने स्पर्म को हटा दिया। यहाँ पहले क्या हो जाता है ना नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में, देखो नॉर्मली क्या होता है, तुम जानते हो कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक एग रिलीज होता है और यही होता है, लेकिन कभी कभी ड्यू टू सर्टेन रीजंस क्या होते हैं कि ये जो ओवम है ना, ये क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं दो में या तीन में या चार में, है ना। और समझ में, तीन वाले केसेस तो कभी कभी देखे भी हो गए, है ना। एक हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी है ना, क्या फराह खान या पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता, उसके तीन बच्चे हैं ना, मतलब तिड़वा है, नहीं जुड़वा तिड़वा ऐसे करके चलो कोई नहीं। तो समझो कि यहाँ क्या हो गया, इस ओवम का स्प्लिटिंग हो गया। अब यहाँ से ही सारे पॉइंट को समझना है। क्लियर है ना? और फिर मैं तुम्हें एक केस स्टडी करके समझाऊंगा। तो जैसे ही इसका स्प्लिटिंग हुआ तो एक ओवम इधर बना और एक और ओवम इधर बना। इसका कंपोजिशन बताओगे 22 प्लस एक्स, और इसका भी बताओगे 22 प्लस एक्स। इतना तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओगे, नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। अब जरा सा इसमें एक बात समझो कि ये 22 थे कैरेक्टर डिसाइड करने वाले, ये 22 कैरेक्टर डिसाइड करने वाले थे। ये तो देखो सेक्स की बात अब नहीं करूंगा क्योंकि वो अब तुम्हें क्लियर हो चुका होगा, ठीक है ना। तो ये कैरेक्टर डिसाइड करने वाले हैं यहाँ यहाँ, ये दोनों भी तो सेम ही है ना क्योंकि इसी से तो डिवाइड करके आया है ना। और समझ में, ये दोनों अलग अलग सेल का अगर होता तब तो अलग अलग होता, लेकिन यहाँ पे इसी से डिवाइड करके आया है, तो मतलब जो कैरेक्टर यहाँ पे है वही कैरेक्टर तो यहाँ और यहाँ पे होगा ना। आ रहा समझ में, बहुत ही मिनिमल डिफरेंस के साथ। ओके, अब समझो, अब पॉइंट ये है कि जब फर्टिलाइजेशन होना है तो इसके पास, इस ओवम के पास देखो एक स्पर्म आया। क्या आया? एक स्पर्म आया, ठीक है। अब इस स्पर्म ने यहाँ फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है ना। और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे किया है, ओवम के अंदर एंट्री मार के, एक्रोसोम ने उस जोना पैलोसिडा को तोड़ा, अंदर गया
और फर्टिलाइजेशन करके बाहर आ गया और फिर इसे फर्टिलाइजेशन किया, यही सोच रहे हो ना, तभी तो जुड़वा होगा ना। लेकिन जरा सा याद करो कि मैंने बताया भी था शायद कि एक स्पर्म एनफ है फर्टिलाइजेशन के लिए, और साथ ही साथ अगर नहीं बताया था तो सुन लो कि एक स्पर्म एक से ज्यादा ओवम को फर्टिलाइज कर ही नहीं सकता है। मतलब 2 पॉइंट घुसा लो दिमाग में, एक ओवम का फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म कर सकता है, मतलब कि एक ओवम में 2 स्पर्म की एंट्री नहीं हो सकती है। ओके, और दूसरा कंडीशन ये कि एक स्पर्म जब एक ओवम में इंटर कर गया तो वो वापस निकल के किसी दूसरे में एंट्री नहीं मारेगा, वो है ना। आ रहा समझ में? क्लियर हुआ इतना? तो इस पॉइंट को समझे, एक स्पर्म इधर बना तो इसे फर्टिलाइजेशन के लिए फिर दूसरा स्पर्म चाहिए ना। आ रहा है जरा सा बात समझ में? अब जरा इसका कंपोजिशन देखते हैं, इस स्पर्म का क्या कंपोजिशन था, 22 + x मान लो। क्या जरूरी है इस स्पर्म का भी कंपोजिशन 22 + x ही होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो मैं क्या लेता हूँ, इसे 22 + y मान लेता हूँ। अब तो क्लियर है ना? मैं इसे क्या मान लेता हूँ, 22 + y मान लेता हूँ। क्लियर हुआ इतना? अब जरा देखोगे क्या कंडीशन है। अब क्या हुआ, अब फर्टिलाइजेशन करवाते हैं ना इसका और इसका इसका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं तो क्या बना, 22 पेयर प्लस XX बना ना, एक हमारा कंपोजिशन। इसका भी फर्टिलाइजेशन करवाओ ना तो 22 पेयर प्लस x बाई। आ रहा है समझ में? अच्छा, इधर बाई नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था। इधर x नहीं हो सकता था? बिल्कुल जो मानना है मानो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं एक लाइन बस बोलूंगा, और वो ये है कि ये दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, ये भाई ये बहन, या ये भाई ये बहन भी हो सकता है। आया समझ में कि कंफ्यूज हो गए? नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, है ना। तो दिस इज द केस ऑफ नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। अब जरा समझो कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्यों, क्या ये दोनों एक जैसे नहीं लगेंगे? तो लगेंगे, लेकिन पहले जितना, मतलब इसके जितना नहीं, जितना ये दोनों बहनें एक दूसरे के सिमिलर लग रही थी। अगर मान लो ये दोनों बहनें भी हो जाती, अगर यहाँ एक्स भी होता तो ये भी बहन 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 बन जाती ना, तो ये दोनों इतने ज्यादा सिमिलर नहीं होते। क्यों? सुनो, देखो, मदर मदर के साइड से ओवम आ रहा है, मदर ने सेम कैरेक्टर पास किए हैं दोनों बच्चों के पास। आ रहा समझ में? क्लियर है? तो मदर ने कोई भेदभाव नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन देखो फादर ने भेदभाव कर दिया, ये दूसरा स्पर्म है, ये दूसरा स्पर्म है, और ये दोनों जो 22 तुम्हें दिख रहा है ना, ये दोनों सेम नहीं है। कैसे भाई? मुझे तो सेम ही दिख रहा है सर। तो हेरिडिटी में पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। हेरिडिटी जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे तुम्हें बताऊंगा होमोलोगस क्रोमोसोम वगैरह, है ना। तो वहां पे समझोगे कि ये दोनों भी सेम नहीं है, इनमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अगर तुम्हारे पास 4 डिजिट का एक ATM पिन होता है, उसी को क्रैक करने में कितने सारे कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं, तो यहाँ तो 23 डिजिट यानी 22 ही मानो तुम, तो इसमें कितने ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे। क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, हेरिडिटी में समझा दूंगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना तो समझ में आया ना कि ये वाला केस क्या हो गया, ये वाला केस एक फीमेल का हो गया ना, आ रहा समझ में, और ये वाला केस एक मेल का हो गया ना, आ रहा समझ में। लेकिन ये दोनों मतलब कि क्या हो सकते हैं तुम्हारे, मेल मेल भी हो सकते हैं, फीमेल फीमेल भी हो सकते हैं, इसमें कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो देखो मदर ने सेम क्रोमोसोम पास ऑन किए हैं, लेकिन फादर ने ये 22 अलग से और ये 22 अलग से, और इन दोनों में काफी डिफरेंस है। मैं बोल रहा हूँ तो मान लो ना, इतनी मान सकते हो क्या? मैं हेरिडिटी में समझा दूंगा कैसे डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों में बिल्कुल नहीं डिफरेंस है, तो क्या हुआ, यहाँ पे कैरेक्टर्स भी चेंज हो गए हैं, लेकिन मदर के साइड से नहीं चेंज हुए हैं, सिर्फ फादर के साइड से। तो मतलब इससे तो कम ही सिमिलर होंगे ना ये। लेकिन एक नॉर्मल बात करो कि किसी भी मतलब कपल का, यानी एक मेल है प्लस एक फीमेल, इसका फर्स्ट चाइल्ड होता है, ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, देन सेकेंड चाइल्ड होता है। क्लियर है? तो अब देखो 3 केस, ये हुआ पहला केस,
कि 2 प्रेगनेंसी से 2 बच्चे, सिबलिंग्स भी बोलते हैं, क्लियर है ना। अगर 2 अलग अलग प्रेगनेंसी हो रहे हैं तो उसे सिबलिंग्स बोलते हैं, लेकिन अगर सेम प्रेगनेंसी से 2 बच्चा हो रहा है सो दैट इज कॉल्ड ट्विंस। आ रहा है समझ में ना इतना, है तो ये भी भाई बहन या भाई बहन बहन भाई भाई जो भी है, लेकिन इसे ट्विंस बोलते हैं। और अगर 2 डिफरेंट प्रेगनेंसी से होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स बोलते हैं। तो सुनो, फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, अब ये भी मान लो कि दोनों बहन है या दोनों भाई है या दोनों भाई बहन, कुछ भी हो सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों सिमिलर होंगे, बहुत कम। अब देखो, ये हुआ ट्विंस का केस, ये दोनों सिमिलर होंगे। तो इससे ज्यादा, क्योंकि मदर ने सेम क्रोमोसोम पास किया है लेकिन फादर ने अलग अलग पास किया है, लेकिन यहाँ तो समझो मदर ने भी अलग क्रोमोसोम पास किया, फादर ने भी अलग पास किया, दोनों के लिए। तो ये तो सबसे कम डिफरेंस वाला, मतलब सबसे कम सिमिलैरिटी वाला होगा। यहाँ पे इससे ज्यादा सिमिलैरिटी यहाँ पे होगा, और सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी यहाँ पे होगा। आ रहा समझ में। तो मतलब कि सिमिलैरिटी के आधार पे अगर मैं तुम्हें एक बोलूं, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है जो भी, तो देखो ऐसे करके लिख सकते हो तुम कि मतलब सिमिलैरिटी सबसे कम किस में है, तो सबसे कम है सिबलिंग्स में। सबसे कम किस में है, सिबलिंग्स में। इससे ज्यादा किस में है, तो इससे ज्यादा है नॉन आइडेंटिकल में। इससे ज्यादा किस में है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में। और फिर सबसे ज्यादा किस में है, तो ये देखो यहाँ नीचे मैं लिख देता हूं, आइडेंटिकल ट्विंस में। क्लियर हो रहा है। और अगर यही डिफरेंसेस की बात करूं तो उल्टा कर दोगे, सबसे कम डिफरेंस हो जाएगा आइडेंटिकल में, उससे ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा नॉन आइडेंटिकल में, और सबसे ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा सिबलिंग्स में। तो ये समझ में आया तुम्हें। अगर ये समझ गए ना पॉइंट, अगर ये पॉइंट तुम समझ गए हो अच्छे से, तो फिर तुम ट्विंस भी समझ गए हो, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। चलो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, पॉपुलेशन देखेंगे और साथ ही साथ पॉपुलेशन का कंट्रोल देखेंगे। क्लियर है ना। और कोशिश करेंगे थोड़ा सा कि इस पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल कर सके।